हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। आज शाम को घर में मम्मी से झगड़ा हो गया। मैं बहुत बेचैन था। मन कर रहा था कि कहीं बाहर चला जाऊं, घर को छोड़कर। यही सोचते सोचते कब 2 बज गया पता ही नहीं चला। अब मेरा गुस्से से मुंह लाल हो गया था। मैं अपने कमरे में गया और अपना कुछ सामान अपने पिट्ठू बैग में डाले और घर से निकल लिया। मेरा घर हाईवे 14 किलोमीटर दूर था, परंतु मुझे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। मैं उस अनजाने जगह के लिए निकल लिया। रात के वक्त मेरे गांव से हाईवे तक कोई साधन नहीं मिलते थे, लेकिन हाईवे पर काफ़ी वाहनों का आना जाना रहता था। मुझे अपने अंदर पता नहीं इतना विश्वास कहाँ से आ गया कि मैंने उस 14 किलोमीटर रास्ते को पैदल ही चलने का सोच लिया। मैं पैदल चल रहा था और इंतज़ार करते हुए आगे बढ़ रहा था कि कोई रास्ते में जाने वाला मिल जाए जो मुझे हाईवे तक लिफ्ट दे दे। लगभग मैं 5 या 6 किलोमीटर ही पैदल चल चुका था। मुझे एक बैलगाड़ी दिखाई दी, परंतु मैंने इस तरह की बैलगाड़ी अपने इलाके में पहली बार देखी थी। ज़्यादातर मेरे यह बैलों की गाड़ियाँ होती हैं, परंतु इसमें एक ही बैल था। मैं चकित था। बैलगाड़ी मेरे और बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही थी। मैं खुश था कि कोई तो मिल गया जो मुझे हाईवे तक ड्रॉप कर देगा। तभी बैलगाड़ी मेरे पास आ पहुंची थी, लेकिन उस एक बैलगाड़ी में 18 से 20 आदमी बैठे थे, जो वाकई में चौंकाने वाली बात थी। लेकिन मुझे उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जाने में जल्दी में था। मैंने उसने बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? परंतु उनमें से किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे लगा शायद उन्होंने सुना नहीं होगा, इसलिए मैंने उनसे फिर कहा, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? फिर भी उनमें से किसी ने ना ही मुझे जवाब दिया और ना ही मेरी तरफ देखा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोग मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। फिर मैंने बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोला, भैया मुझे हाईवे तक छोड़ देंगे? किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी से इतना तेज़ बात करने पर किसी ने मेरी बातों पर प्रतिक्रिया ना दी हो। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं बैलगाड़ी में उन लोगों की बिना इज्जत के पीछे बैठ गया। तभी सब लोग मेरी ओर घूर कर देखने लगे। मुझे सहसा ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ मेरे साथ डरावना होने वाला है। तभी एक लगभग 65 साल के एक व्यक्ति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, आप आगे बैठ जाओ। ये सब मेरे लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि कुछ समय पहले ये लोग मेरी बात पर कोई रिप्लाई नहीं दे रहे थे। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि ये मुझसे बात करने के इतने इच्छुक हो गए? आज की रात कुछ तो अलग हो रहा था। मम्मी से कभी इतना झगड़ा नहीं हुआ, और होता भी था तो मुझे कभी बुरा नहीं लगता था। कई बार मम्मी से पिटे भी थे, परंतु कभी घर से बाहर निकलने का मन में विचार नहीं आया था। मैं बहुत सहमा हुआ था, इसलिए मैं बिना कुछ बोले आगे आकर बैठ गया। अब मेरे आगे सिर्फ एक बुजुर्ग बच्चे थे, 60 या 65 साल की कुछ उम्र रही होगी उनकी, जो बैलगाड़ी को चला रहे थे। मैं आगे देख रहा था। रास्ता बहुत ही खराब था। कुछ समय पहले ये पतला रास्ता था जो सही था, परंतु ये रास्ता हाईवे से दूर एक कन्नौज शहर को जोड़ता था। इसलिए सरकार ने इस रास्ते का चौड़ीकरण करने के आदेश दिए थे। तो पुराना वाला रास्ता तोड़कर उस पर छोटे छोटे पत्थरों को बिछाया गया था, जो रास्ते को और भी भयानक बना रहे थे। मुझे उन पत्थरों पर चल रही बैलगाड़ी की आवाज़ बिल्कुल शांत माहौल में चारों तरफ गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। मैंने उस आवाज़ का और उछलते पत्थरों का मिश्रण देखने के लिए पीछे घूमा, तो वाकई ये किसी भयानक सपनों से कम नहीं था। उसमें बैठे सभी व्यक्ति मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रहे थे, जो इतनी रात में सुनसान रास्ते पर और भी डरावनी हो जाती है। मैंने उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया
और फिर मैं आगे मुंह करके बैठ गया। वैसे मेरे मन में बहुत ही पैरानॉर्मल साइंस की बातों ने उमाड़ बांध दिया था। मेरे अकेला मन कभी किसी बातों को कुछ बहाना करके दबा देता तो कभी कुछ। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई राजधानी के एक सुप्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ रहा था, तब एक पैरानॉर्मल प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर एम.एल. विल्वंस आए हुए थे, जो पैरानॉर्मल साइंस के प्रवक्ता थे, जो पैरानॉर्मल साइंस और भूत प्रेत के बारे में बता रहे थे। परंतु उस समय हम अपने दोस्तों के साथ उच्च सभागार में पीछे बैठे हुए मस्ती कर रहे थे। अब बैलगाड़ी गति में थोड़ा परिवर्तन होता दिख रहा था। जो कुछ समय पहले रेंगते हुए चल रही थी, अब उसकी गति में ज्यों-ज्यों आगे जाती थी और तेजी आती जा रही थी। मेरे लिए एक तरफ खुशी की बात थी कि मैं जल्दी हाईवे पर पहुंच जाऊंगा, और दूसरी तरफ मेरे मन में ये हो रही जिज्ञासा इन सब विस्मयास्पद घटनाओं के बारे में उल्टा सीधा सोचने पर मजबूर कर रही थी। रास्ते पर बैलगाड़ी से आने वाली आवाज़ें और तेज हो रही थी। सहसा बैलगाड़ी ने मानो मोटर गाड़ी की गति पकड़ ली हो। परंतु हैरानी की बात तो ये थी कि बैलगाड़ी में बैठे लोग बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रहे थे, और मुझे हर पल ऐसा लग रहा था कि मैं गिर पड़ूंगा। मैं हर पल बहुत ही मजबूती से अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। बैलगाड़ी कुछ 1 या 1.5 किलोमीटर चली ही होगी कि वो हाईवे वाले रास्ते से नीचे खेतों में मुड़ने लगी। उस समय मानो गेहूं की फसल अपने खेतों रूपी आंगन में नागिन की भांति सुनहरा नृत्य कर रही हो। हवाओं का चलना उसमें संगीत की मनोकाष्ठा को पूरा कर रहा हो, और साथ ही साथ एक नवयन वातावरण को प्रज्वलित कर रही थी, जिसमें मेरे मन को रोमांच कर डरावना ज़्यादा लग रहा था। मैं अपनी इस समझ से परे था, क्योंकि ये सब पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। अचानक मैं उस बुजुर्ग से पूछ बैठा, दादा, आप किस तरफ जा रहे हो? फिर वैसा ही हुआ जो पहले हुआ था। उनमें से किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मेरी आवाज़ में और तेजी आई। मैंने अपने गले के उस आंतरिक स्वर को ऊपर खींचकर बोला, दादा, आप किस तरफ जा रहे हो? मेरे इतनी तेज स्वर से सब मेरी तरफ एक अक्षुब्ध कर देने वाली नज़र से देखने लगे। मैंने उस भयानक माहौल के भांपते हुए तुरंत ही अपने गले से नरमी भरे स्वर से कहा, आप लोग हाईवे की तरफ नहीं जा रहे हो क्या? इस नरमे भरे स्वर से मुझे वैसे ही रिप्लाई मिली जैसी नवजात के रोने पर माँ की रिप्लाई होती है। बैलगाड़ी खेतों में चलने लगी। तभी पीछे से एक बहुत सहसा मंद स्वर में आवाज़ आई, ये हाईवे का दूसरा रास्ता है। मैंने इस रास्ते को अनगिनत बार पार किया था, पर मुझे कभी इस हाईवे तक जाने वाले दूसरे रास्ते के बारे में पता नहीं था। मैंने अपने मन को एक झूठी तसल्ली दी और इसको छोटा रास्ता बताकर उठने वाली तमाम जिज्ञासाओं को दबा दिया। खेतों में चल रही बैलगाड़ी, उसके पहियों के दबते हुए गेहूं के पौधों से आवाज़ें पूरे वातावरण में अपनी अलग ही चहकारियाँ बिखेर रही थी। कुछ दूर चलने पर नदी दिखाई दी, जो अपनी बिल्कुल शांत लहरों से बह रही थी। नदी का शांत बहना बहुत ही मनोमोहक था। हमें हाईवे के करीब पहुंचने के इशारे मिलने लगे। बह रही नदी का पुल हाईवे पर बना था, और उस पर लगी लाइट्स नदी में स्वर्ण हरे प्रतिबिंब बना रही थी। हमको हाईवे के तरफ जाना था, जो नदी के बगल से जाना था। परंतु बैलगाड़ी नदी की ओर तेजी से बढ़ने लगी। मैं सकपका गया और मैंने बड़ी तेज स्वर में बोला, आप लोग नदी की तरफ क्यों जा रहे हो? किसी ने मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। ये मेरे लिए अब कोई नया नहीं था, क्योंकि कुछ समय पहले ये सब मेरे साथ हो चुका था। मैंने फिर तेजी से बोला, बैलगाड़ी को रोको, मुझे उतरना है। किसी ने फिर कोई जवाब नहीं दी। बैलगाड़ी की गति बहुत तेजी थी, जैसे कि कोई मोटर गाड़ी दौड़ रही हो। मैंने बैलगाड़ी से कूदने का सोचा, लेकिन गति देखकर हिम्मत ना हुई। अब मन ही मन बैलगाड़ी से उतरने की सोच रहा था और अपने ही आप को कोस रहा था कि मैं बैलगाड़ी पर बैठा ही क्यों। अगर बैठ गया था तो आगे बैठने की क्या ज़रूरत थी, और तरह तरह के प्रश्न मेरे मन को कोस रहे थे। अब मेरे पास बैलगाड़ी से कूदने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
फिर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आई कि मैंने आगे बैठा व्यक्ति जो सफ़ेद कुर्ता और उस पर मैला अंगोछा डाले हुए उस बेचारे अकेले बैल को दौड़ा रहा था, उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, दादा बैलगाड़ी रोक दीजिए। दादा ने बड़ी नरमी से उत्तर दिया, जल्दी जाओ, आग देनी है। ये सब क्या था, कुछ भी समझना मेरे बस में नहीं था। मैं पूछा था, उसका कुछ और ही उत्तर दिया। ये उत्तर मेरे मन में उठ रही तमाम जिज्ञासाओं को और तेज कर देता है। दादा किस बात की आग कर रहे हैं? कहाँ आग देनी है? किसको आग देनी है? पता नहीं, ना जाने कहाँ से इतने सारे प्रश्न आ गए जिनके मेरे पास किसी का उत्तर भी नहीं था, और मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर देने के बस में भी नहीं था। मैंने पुनः हिम्मत की और फिर हाथ रखकर पूछा, दादा किसको आग देनी है? मैं सोच रहा था शायद इस प्रश्न का उत्तर ना मिले, लेकिन ये क्या था? पीछे बैठे सभी लोग मेरी तरफ घूर कर देखते हुए बोले, अरे बेटा, तुमको पता नहीं ठाकुर साहब को? शायद ये अधूरा जवाब मुझे आने वाली भयानक घटनाओं का अंदेशा दे रही थी। मेरे इलाके में ऐसा कोई नहीं था जो ठाकुर साहब को ना जानता हो। उनके बारे में बच्चा बच्चे के मुंह पर उनकी कहानी थी और उनके स्वभाव से पूरा इलाका परिचित था। ठाकुर साहब बहुत ही नेक दिल इंसान थे। कुछ ही वर्षों पहले वो आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। उनके परिवार में कोई नहीं था। वो गांव के विकास के बारे में हमेशा सजग रहते थे, परंतु मेरे घर वालों से उनकी तनिक न बनती थी। वो हमेशा हमारे दादाजी की आलोचना करते रहते थे कि गांव के प्रधान होकर भी गांव के बारे में कुछ नहीं सोचते, और भी बहुत कुछ। यही वजह थी कि दादाजी और उनकी बहुत खटकती रहती थी, परंतु मेरा उनके प्रति और उनका मेरे प्रति अलग ही स्वभाव था। हम दोनों लोगों में बहुत जमती थी और एक अलग प्रकार की दोस्ती थी। मैं जब छुट्टियों में घर आता था तो रोज़ उनके घर पर पूरा दिन शतरंज खेला करता था। मेरा ठाकुर साहब के घर जाना मेरे घर वालों को अच्छा नहीं लगता था और डांट भी बहुत पड़ती थी। वो मुझे बहुत मानते थे और विश्वास भी बहुत करते थे। हम लोगों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। उनको मेरी छुट्टियों से लेकर महीने में मैं कब घर आ रहा हूँ सब उनको पता रहता था। ठाकुर साहब को आग देना है, ये बात मेरी समझ से बाहर थी, क्योंकि इतना तो मैं भली भांति जानता था कि किसी को आग मरने के बाद ही दी जाती है। बस इसी बात ने मुझे इतना डरा दिया था कि मेरे साथ हाथ पैर फूलने लगे, क्योंकि कल तो सुबह सुबह मैं उनसे मिला था और अब ये सब। नहीं, मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि ये सपना हो जाए। मैं कुछ सोच पाता तब तक बैलगाड़ी रुक गई और सब एक एक करके उतरने लगे। मैं बैलगाड़ी पर ही बैठा रहा। मेरी नीचे उतरने की हिम्मत ना हो रही थी। मैंने देखा दूसरी तरफ नदी के पुल की ओर, जहां अब उस पर लगी लाइट्स बंद हो गई थी। पूरा इलाका घोर अंधेरे में ढका हुआ था और हवाएं साए साए कर रही थी। ये जगह किसी भूतिया जगह से कम नहीं लग रही थी। उनमें से एक असाध्य बुजुर्ग ने अपनी लाठी टेक कर मुझे आवाज़ दी, बेटा नीचे आओ। मुझे आवाज़ स्पष्ट सुनाई दी, लेकिन इस बार मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सर नीचे झुकाए बैठा रहा। फिर वह बुजुर्ग लाठी टेकते हुए बैलगाड़ी के पहिए के पास आकर बोला, बेटा नीचे आओ और आग दो चलकर। मेरे लिए आज सब कुछ जो हो रहा था नया, वो सब भय भय था। मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। मेरे गले में घीगी बन गई थी। मैंने बहुत ही धीमी आवाज़ में बोला, कहाँ चलना है दादा? अब वो बुजुर्ग उस बेचारे बैल जो इन लोगों को अकेले ढोकर लाया था, उसके पास आकर बोले, बेटा चलो तो सही। मैं बड़ी सावधानी के साथ नीचे उतरा और अपने पिट्ठू को दोनों हाथों से अपने सीने में लगाए धीरे धीरे उस बुजुर्ग के पीछे चलने लगा। थोड़ी ही दूर चले होंगे कि बैलगाड़ी पर बैठे सभी बुजुर्ग किसी स्थान को घेरे खड़े हुए थे। शायद हम दोनों के पैरों की आहट उन लोगों ने सुन ली थी और सब हटने लगे। मुझे सामने एक चिता दिखाई दी और उस पर कोई 60 या 70 साल का बुजुर्ग लेटा हुआ था। मुझे उस बुजुर्ग को पहचानने में तनिक भी देर ना हुई। वो ठाकुर साहब ही थे। मेरे हाथों से मेरा पिट्ठू छूट गया। मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ साफ झलक रही थी। मेरी आंखों से
अश्वधारा निरंतर बह रही थी, जिन पर मेरा कोई बस नहीं था। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये कोई सपना है। नहीं, ये ठाकुर साहब नहीं हो सकते। ऐसे तमाम प्रश्न मन में उमड़े बांधने लगे। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे जलती हुई मशाल हाथ में थमाते हुए बोला, बेटा, ठाकुर साहब को आग दे दो। उस समय पता नहीं मेरे मन में कोई न कोई प्रश्न उमड़ ही रहा था, कोई न कोई जिज्ञासा आ ही रही थी। मैंने उस मसाल से सामने रखी हुई चिता की लकड़ियों में आग दे दी और फिर मसाल फेंक दी और पीछे घूम गया। तभी उसी बुजुर्ग ने, जो मुझे बैलगाड़ी के पास बुलाने गया था, मुझे एक मटीला थैला पकड़ाया। उस थैले में मुझे कुछ सिक्के जैसे मालूम पड़े। मैंने अपने पिट्ठू को उठाया और कुछ दूर जाकर बैठ गया और ठाकुर साहब को सोचकर रोने लगा। तभी एक बुजुर्ग मेरे पास आकर बोला, बेटा नहा लो। चिता पूरी जल चुकी थी। मैंने अपने कपड़े निकाले और नहाने के लिए नदी में घुसा और नहाकर अपने कपड़े पहने और पुल की तरफ अपना पिट्ठू उठाकर बिना पीछे देखे दौड़ा। पुल पर अब लाइट्स जल रही थी, गाड़ियां भी गुजर रही थी और सुबह भी होने वाली थी। तभी मुझे एक टेम्पो गांव का दिखा। उसको हाथ दिया, उसने रोका और मैं उस पर बैठकर पीछे देखा, जहां अभी मैं चिता को जलाकर आया था। मेरे लिए ये कोई सदमे से कम नहीं था। वहाँ कुछ भी नहीं था और ना वो लोग दिख रहे थे और ना ही वो बैलगाड़ी, सिर्फ उस चिता का अवशेष। इतनी सुबह कहाँ से आ रहे हो साहब? इतना सुनते ही मैं चौंक बैठा और टेम्पो चालक की तरफ घूर कर देखने लगा। उसने फिर बड़ी नरमी से पूछा, साहब आप इतनी सुबह यहाँ कैसे? मैंने अपने आप को संभाला और फिर उसको बोला, कहीं नहीं, बस लखनऊ से। फिर हम उसी रास्ते से हिचकोले लेते हुए घर पहुँचे। मम्मी जाग चुकी थी। मैं चुपके से ऊपर गया और अपने कमरे में घुसकर सो गया। दोपहर में जब उठा तो दादाजी ठाकुर साहब की बातें कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या हुआ ठाकुर साहब को? दादा ने बताया कि कल रात को हाईवे पर बने पुल पर ठाकुर साहब की गाड़ी के साथ दुर्घटना हो गई और गाड़ी मिल गई, लेकिन लाश नहीं मिली। मुझे अब सब समझ में आ चुका था, परंतु मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि वो लोग कौन थे और मुझे कैसे जानते थे और मुझे क्यों मिले। ये आज तक रहस्य था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।